MA थर्ड सेम हिंदी साहित्य, भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा, चैप्टर 2 स्वप्न प्रक्रिया अथवा ध्वनि विज्ञान। प्रश्न है, स्वर एवं व्यंजन में अंतर स्पष्ट करते हुए व्यंजनों के वर्गीकरण के विभिन्न आधारों का साउदाहरण वर्णन कीजिए, अथवा व्यंजन की परिभाषा देते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए, अथवा वर्गीकरण के आधारों का उल्लेख करते हुए व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए, अथवा स्थान अथवा प्रयत्न के आधार पर व्यंजन ध्वनियों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर है, व्यंजन का आशय एवं परिभाषा। व्यंजन उन ध्वनियों को कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में व्यंजन उन ध्वनियों को कहते हैं जिसके उच्चारण में वायु उच्चारण स्थानों को स्पर्श या घर्ष करती है। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर नहीं निकल पाती। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकलने पाती, या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण करते हुए निकलना पड़ता है, या मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पार्श्वों से निकलना पड़ता है, या किसी मार्ग को कंपित करते हुए निकलना पड़ता है। इसी प्रकार वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है। ब्लॉक या ड्रैगर के अनुसार व्यंजन वह ध्वनि है जिसके कारण उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु स्वर तंत्री या मुख मार्ग से कहीं पूर्णतः रोकी जाती है, या अत्यंत संकुचित मार्ग से निकलती है, या मुख विवर को स्वर सीमा से हटते हुए जीवा की एक या दोनों ओर से निकलती है, या स्वर तंत्री से ऊपर वाले किसी वाग्य अवयव में कंपन पैदा करती है। स्वर और व्यंजन में अंतर। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के स्वर और व्यंजन का अंतर इस प्रकार स्पष्ट किया है। पहला, स्वरों का अकेले उच्चारण किया जा सकता है, परंतु स, श और त्र, स सरौते का, श शलजम का और त्र संघर्षी व्यंजनों को छोड़कर शेष सभी व्यंजनों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता अपेक्षित रहती है। दूसरा है, स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, परंतु संघर्षी व्यंजनों के अतिरिक्त देर तक नहीं किया जा सकता। संघर्षी व्यंजन है इसमें श सरौते का, श शलजम का और च। तीसरा है ई और बड़ा ऊ। बड़ी ई और बड़ा ऊ को छोड़कर शेष स्वरों के उच्चारण में मुख विवर में गूंजती हुई हवा बिना विशेष अवरोधों के निकल जाती है, जबकि व्यंजनों के उच्चारणों में हवा की निकासी में पूर्ण अथवा अपूर्ण अवरोध अवश्य ही व्यवधान उत्पन्न करता है। चौथा है, सभी स्वरों आरक्षित होते हैं। सध्याक्षर ए औ अपवाद है, परंतु व्यंजन प्रायः अनारक्षित भी होता है। पांचवा है, कतिपय अपवादों को छोड़कर स्वर अपेक्षाकृत अधिक मुखर होता है और व्यंजन कम मुखर होता है। छठवा है, आसीली ग्राफ आदि यंत्रों में स्वरों और व्यंजनों की लहरों में भी अंतर। सातवां है, व्यंजन का उच्चारण मुंह से स्थान विशेष से होता है, जबकि स्वरों का उच्चारण किसी निश्चित स्थान से नहीं होता है। स्वरों का उच्चारण पूरे मुख विवर से होने वाली एक प्रकार की गूंज है। व्यंजनों के वर्गीकरण के आधार। व्यंजनों के वर्गीकरण के 7 आधार हैं। प्रयत्न, दूसरा स्थान, तीसरा स्वर तंत्री, चौथा प्राण तत्व, पांचवा उच्चारण शक्ति, छठवां ह्रस्वता
दीर्घता, सातवां संयुक्तता, असंयुक्तता। इनमें से प्रथम चार विशेष महत्वपूर्ण हैं। उनके आधार पर किया गया वर्गीकरण इस प्रकार है। पहला, प्रयत्न। प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। क, स्पर्श, स्टॉप्स और प्लॉसिव। जिस व्यंजन में एक उच्चारण अवश्य दूसरे उच्चारण अवयव का स्पर्श करता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इस स्पर्श की तीन स्थितियां होती हैं: वायु का आगमन, अवयवों के स्पर्श से वायु का अवरोध तथा अवयवों के अलग होने से वायु का स्फोटन। जिन व्यंजनों में ये तीन स्थितियां रहती हैं उन्हें स्फोटित स्पर्श नाम दिया जाता है, और जिनमें तीसरी स्थिति नहीं होती है अर्थात प्रथम स्थिति के अंत में द्वितीय की उपस्थिति होते ही ध्वनि सुनाई पड़ती है उन्हें अस्फोटित स्पर्श अथवा अभिनिधान नाम दिया जाता है। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं। पहला है क वर्ग, क ख ग घ। दूसरा है ट वर्ग, ट ठ ड ढ। तीसरा है ता वर्ग, त थ द ध। चौथा है पा वर्ग, प फ ब भ। इनमें से कतिपय व्यंजनों की स्पर्श स्थिति को उभारा जाता है। पहला है क। इसका उच्चारण जिह्वा पश्च को कोमल तालु से मिलाकर होता है। भीतर से निर्गम वायु को स्पर्श के द्वारा अवरुद्ध किया जाता है और फिर वायु वेग के कारण विस्फोट होता है। इसको अघोष अल्पप्राण कंठ स्पर्श कहा जाता है। दूसरा है ख ग। इन दोनों का उच्चारण क के तुल्य है। ख के महाप्राण होने के कारण आंतरिक वायु प्रवाह अधिक होता है। इसको घोष महाप्राण स्पर्श कहते हैं। खल, मुख, खट, खाट आदि ग के उच्चारण में स्वर तंत्रियां बंद रहती हैं अतः ध्वनि के साथ निकलती है। इस घोष अल्पप्राण कंठ स्पर्श कहा जाता है। इसे घोष अल्पप्राण कंठ स्पर्श कहा जाता है। ब्रैकेट में है गाय, ग्राम, गमन आदि। तीसरा है ट। इसका उच्चारण जीभ की नोक को पीछे की ओर मोड़कर उसके नीचे के भाग को कठोर तालु के मध्य भाग से स्पर्श से किया जाता है। यह अघोष या अल्प प्राण ध्वनि है। चौथा है ढ। इसका उच्चारण जिह्वा की नोक को उलटकर कठोर तालु के मध्य भाग को स्पर्श करके होता है। पांचवा है त उच्चारण। इसके उच्चारण में जिह्वा नोक ऊपर के दांतों के अग्रभाग को स्पर्श करता है। इसी प्रकार से ध्वनियाँ स्पर्शी मानी गई हैं। ख है संघर्षी। जिन व्यंजनों के उच्चारण में दो उच्चारण अवयव एक दूसरे के इतने अधिक निकट चले जाते हैं कि वायु संघर्षण करती हुई बाहर निकलती है, वे संघर्षी व्यंजन कहे जाते हैं। संस्कृत में ऊष्म व्यंजन श, स, श, ह, श शलजम का, स षट्कोण का, श सरौते का और ह तथा हिंदी में फ, ब, श, ज, श, ख, ग तथा ह इसी प्रकार के हैं। कतिपय उदाहरण से यह स्पष्ट हो सकेगा। पहला फ। इसके उच्चारण में नीचे के ओष्ठ को ऊपर के दांतों से धीरे से स्पर्श किया जाता है और वायु दांतों के बीच के छिद्र से रगड़ खाती हुई निकलती है। दूसरा है स। इसका उच्चारण जिह्वा नोक के ऊपर के दांतों के पीछे रहकर एक प्रकार का छिद्र बनने से होता है। इस संकीर्ण छिद्रा से वायु रगड़कर निकलती है। उसको अघोष दंत्य संघर्षी कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा नोक वत्सर से समीप रहकर छिद्र बनाती है जिससे वायु रगड़ के साथ निकलती है, जिससे श्वास तंत्री में कंपन होता है।
इसको सघोष वत्स संघर्षी कहते हैं। ग स्पर्श संघर्षी, जिन व्यंजनों के उच्चारण का एक दूसरे से स्पर्श और पुनः वायु का संघर्षण से निकलना होता है, वे स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में च छ ज झ इसी प्रकार के व्यंजन हैं। घ अनुनासिक, जिनके उच्चारण में मुख के साथ ही नासिक या नासा विवरण की सहायता ली जाती है, जैसे वर्गों के पंचम वर्ण ड ञ ढ न म। ढ पार्श्विक, नेक्स्ट है ढ पार्श्विक, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुंह के मध्य भाग में दो उच्चारणात्मक अवयव मिलकर वायु को रोक देते हैं तथा वायु एक ओर से अथवा दोनों से निकलती रहती है, वे पार्श्व व्यंजन कहलाते हैं। ल इसी प्रकार का व्यंजन है। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त। उ अधता क्ष में छ पे छोटी की मात्रा, अध प और त। उत्क्षिप्त, जिन व्यंजनों में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे आती है, उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। यह कंठ के ऊपर की ओर भाग में ऊपर के किसी भाग में कंपन पैदा करती है। फड़कने के कारण इसको उत्क्षिप्त कहते हैं। हिंदी में यह ध्वनि ढ और ढ के रूप में मिलती है। नेक्स्ट है छ कंपन जात, इनमें जीभ की नोक तालू के अत्यंत निकट चली जाती है और हवा के प्रवाह से इसमें स्पष्ट कंपन होता है। विभिन्न भाषाओं का रा इसका उदाहरण है। नेक्स्ट है ज अर्धस्वर, इस ध्वनि के उच्चारण में मुख द्वार संकरा। नेक्स्ट जा अर्धस्वर, इस ध्वनि के उच्चारण में मुख द्वार संकरा करते हैं, परंतु इतना अधिक नहीं कि श्वास के निकलने में घर्षण हो, जैसे य अथवा व। व के उच्चारणों में ये ध्वनियाँ व्यंजन तथा स्वर के बीच में पड़ती हैं, इसलिए इन्हें अर्धस्वर कहते हैं। दूसरा है स्थान के आधार पर वर्गीकरण। उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजनों को निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है। क है स्वर यंत्रमुखी अथवा काकल्य अथवा उर्स्थ, जिस व्यंजन का उच्चारण काकल की सहायता से होता है, जिसमें मुख विवर खुला रहता है और निश्वास बंद कंठ द्वार के झटके के साथ खुलकर बाहर निकल पड़ता है, जैसे ह या अंग्रेजी का एच इसी कोटि में आते हैं। ख नेक्स्ट है ख कोमल तालव्य, जीभ के पिछले भाग से उच्चरित ध्वनियाँ जैसे क ख ग घ ड़ ख ग आदि संघर्षी ध्वनियाँ भी कोमल तालव्य हैं। नेक्स्ट है ग मूर्धन्य, जिन व्यंजन का उच्चारण मूर्धा से होता है, जैसे मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा कठोर तालु के पीछे भाग अथवा मूर्धा का स्पर्श किया करती है। संस्कृत में र ऋषि का, ट वर्ग, र और व व्यंजन मूर्धन्य कहे जाते हैं। हिंदी में भी ट वर्ग को मूर्धन्य कहा जाता है, परंतु डॉक्टर तिवारी का मत है वस्तुतः ट वर्ग क्योंकि आगे खिसक गया है, अतः उसे पूर्व तालव्य अथवा कठोर तालव्य की तुलना की तालव्य ही कहना उचित है। मूर्धन्य ध्वनियों का उच्चारण में जीभ की नोक को उलटकर मूर्धा से इसका स्पर्श कराया जाता है, अतः इसे प्रतिवेष्टित भी कहते हैं। नेक्स्ट है घ कठोर तालव्य अथवा तालव्य तालु के उच्चरित ध्वनियों के लिए जीभ के
अग्रभाग अथवा नोक से सहायता ली जाती है। हिंदी च वर्ग तालव्य है। संस्कृत में ई च वर्ग या और श को तालव्य माना जाता है। श शलजम का। च है नेक्स्ट है च वर्तस्य। जिस व्यंजन का उच्चारण वर्तस्य से होता है उसे वर्तस्य व्यंजन कहते हैं। इसके उच्चारण में जिह्वा नोक तालु के अंतिम भाग एवं ऊपरी मसूड़े के स्पर्श किया करती है, जिसे निह वर्तस्य व्यंजन है। वर्तस्य को मसूड़ा भी कहते हैं। अतः कुछ विद्वानों ने न ल र स ज को भी इसी प्रकार की ध्वनि माना है। नेक्स्ट है छ दंतत्य। जैसे दांतों तथा जिह्वा की सहायता से उत्पन्न ध्वनियाँ अत्यंत दंतत्य कहलाती हैं। हिंदी के त थ द ध तथा संस्कृत में ल में रा की रेफ रा त वर्ग तथा ला और श ध्वनियाँ दंत्य मानी गई हैं। स सरौते का। नेक्स्ट है ज दंतोष्ठ्य। ऊपर के दांतों और नीचे के ओष्ठों की सहायता से उच्चरित ध्वनियाँ जैसे व और फा। नेक्स्ट है झ ओष्ठ्य अथवा द्वओष्ठ्य। जिन व्यंजनों का उच्चारण ओष्ठों की सहायता से होता है वे ओष्ठ्य या द्वओष्ठ्यम कहलाते हैं। प फ ब भ म इसी कोटि के हैं। तीसरा है स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को उनको दो भागों में बांटा गया है। क है घोष। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के निकट आ जाने से उनके बीच से निकलती हवा में उनमें कंपन होता है, वे घोष व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी में ग घ न ज झ ङ ड ढ य र ल व आदि घोष व्यंजन हैं। नेक्स्ट है ख अघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में न स्वर तंत्रियाँ निकट आती हैं और न ही उनके बीच से गरती हवा से किसी प्रकार का कंपन होता है, वे अघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। हिंदी में क ख च छ ट ठ त थ प फ ध्वनियाँ अघोष हैं। चौथा है प्राण तत्व के आधार पर वर्गीकरण। प्राण तत्व शक्तिवाची शब्द है जो इस आधार पर व्यंजन को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। क है अल्प प्राण, ख है महाप्राण। क अल्प प्राण में जिन व्यंजनों के उच्चारण में प्रवास शक्ति का कम प्रयोग करना पड़ता है वे अल्प प्राण कहे जाते हैं। जैसे कि क घ न ज ङ ट ठ ण त द न प ब म य र ल ड़। नेक्स्ट है महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास शक्ति का अधिक प्रयोग करना पड़ता है वे व्यंजन महाप्राण कहलाते हैं। जैसे ख घ छ झ ण ड थ ध न् फ भ म्ह लह रह ढ। रोमन तथा फारसी लिपि में जिन व्यंजनों में ह ध्वनि जोड़कर नए व्यंजन बनाए जाते हैं जैसे डी डी एच बी बी एच जी जी एच आदि वे महाप्राण हैं। शेष ई एफ आई एल एम एन आदि अल्प प्राण हैं। पांचवा है उच्चरित शक्ति के आधार पर वर्गीकरण। उच्चरित शक्ति की दृढ़ता शिथिलता के आधार पर व्यंजनों के तीन भेद किए जाते हैं। क सशक्त। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह की मांसपेशियां दृढ़ हो जाती हैं वे व्यंजन सशक्त कहलाते हैं। जैसे स और ट। ख है अशक्त। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुंह की मांसपेशियां शिथिल हैं वे अशक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि र ल।
नेक्स्ट है ग मध्यम। जिन व्यंजनों के उच्चारण में मांसपेशियां न शिथिल होती हैं न दृढ़, वे व्यंजन मध्यम कहलाते हैं। जैसे च श। छठवा है हास्वता दीर्घता। क च ट प आदि हास्वस व्यंजन या अधक और कक, अधच और चच, घ त व्यंजन कहलाते हैं। अगला है सेवेंथ संयुक्तता और असंयुक्तता। क र आदि व्यंजन असंयुक्त तथा अधक और टाकट, अधपा और वापव, अदता और या। नेक्स्ट है अदता और वातत्व आदि संयुक्त व्यंजन है। असामान्य व्यंजनों के भेद। नेक्स्ट हेडिंग है इसमें असामान्य व्यंजनों के भेद। उपयुक्त सामान्य एवं बहुप्रचलित व्यंजनों के साथ साथ कुछ अप्रचलित एवं असामान्य व्यंजन भी हैं। इन दोनों में एक स्पष्ट अंतर यह है कि जहाँ उपयुक्त सामान्य व्यंजन बहिस्फोटात्मक अर्थात इसके उच्चारण कला में हवा फेफड़े में बाहर से भीतर जाती है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने इन असामान्य व्यंजनों को 3 वर्गों में विभक्त किया है। पहला अंतःस्फोटात्मक। इनके उच्चारण में मुंह के किसी भाग में अवरोध होता है तथा साथ ही स्वर तंत्र काफी नीचे आ जाता है। फलतः स्पर्श स्थान और स्वर यंत्र के बीच के स्थान के विस्तृत हो जाने के कारण हवा फैलकर हल्की हो जाती है। फिर ज्यों ही अवरोध हटता है बाहर से हवा तेजी से भीतर प्रवेश करती है और उस समय असामान्य व्यंजन ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। द्रव, ओष्ठ्य, दंत्य, तालव्य और कोमल तालव्य इसी प्रकार के असामान्य व्यंजन ध्वनियाँ हैं। सिंधी तथा राजस्थान की कुछ बोलियों में इस प्रकार की ध्वनियाँ मिलती हैं। दूसरा है उद्गार व्यंजन। इसके उच्चारण में मुंह और स्वरतंत्र मुख में अवरोध आ जाता है। पहले मुंह में और फिर आधे ही क्षण स्वर यंत्र मुख में विस्फोट होने से स्वर यंत्र ऊपर उठ जाता है। इस प्रकार दोहरे अवरोध और दोहरे उन्मोचन से बोतल के कार्प खुलने जैसी एक विशेष प्रकार की तेज ध्वनि सुनाई पड़ती है। यह स्पर्श ध्वज, ओष्ठ्य तालव्य तथा कोमल तालव्य आदि कई प्रकार का हो सकता है। अफ्रीकी भाषाओं में उद्गार व्यंजन ध्वनियाँ प्रमुखता से मिलती हैं। तीसरा है वलक व्यंजन। इनके उच्चारण में मुंह में 2 स्थानों पर अवरोध होता है और हवा बाहर से भीतर जाती है, जिसके अतिरिक्त जीभ तथा मांसपेशियां कुछ कड़ी होती रहती हैं। पहले बाहर के स्पर्श और उन्मोचन होती है। भीतरी मांसपेशियों के कड़ेपन में भीतरी हवा संकुचित सी रहती है। खुलते ही बाहर से हवायु प्रवेश करती है और ध्वनियों का अस्पष्ट उच्चारण होता है। डॉक्टर तिवारी ने क्लिक ध्वनियों के 6 भेद किए हैं। द्व, ओष्ठ्य, दंत्य, वर्तस्य, तालव्य, वर्तस्य प्रतिवेष्टित, कठोर तालव्य, वर्तस्य पार्श्विक। इन ध्वनियों का प्रयोग दक्षिणी अमेरिका के भाषाओं में मिलता है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि क्लिक ध्वनियों के 2 रूप संभवतः हैं। पहला अघोष अल्पप्राण अनुनासिक, दूसरा है घोष महाप्राण निर्नुनासिक।